हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। और चैप्टर का नाम आपके सामने है। चैप्टर का नाम है बच्चे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आराम से पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो शुरुआत होती है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे आई लिखकर छोटा सा डी लिख देते हैं, आई डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहा गया, इसमें साफ लिखा है, इट इज द करंट विच डेवलप ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपके सामने सारी कहानी है, मैं समझा देता हूं। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास एक बैटरी है, ध्यान से देखना। अब बच्चे बैटरी से करंट निकला, कौन सा करंट निकलता है आप अच्छे से जानते हो, डीसी, डायरेक्ट करंट। एसी तो निकलता नहीं बच्चे, क्या निकलता है, डीसी। अब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। और आपको अच्छे से पता है कि कैपेसिटर डीसी को क्या करता है, ब्लॉक। मैंने पढ़ाया था किस चैप्टर में, इसी चैप्टर में, कि डीसी को कैपेसिटर हमेशा क्या कर देता है, ब्लॉक। तो अब होता क्या है, जब ये डीसी डायरेक्ट करंट जब यहां जाता है तो ये चार्जिंग इसकी शुरुआत हो जाती है, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, चार्ज। और चार्ज जब होता है बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना प्लेट के बीच में, प्लस से किधर, माइनस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा, कौन, प्लेट, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगा, चेंज। ऑब्वियसली जब चार्ज धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगेगा तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होने लगेगी। तो वही तो लिखा है मैंने, ये जो डेवलप होता है ड्यू टू द, साफ लिखा है मैंने, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। उसी दौरान ये यहां पे करंट बनता है बिटवीन द प्लेट। और जैसे ही इसका चार्जिंग बंद हो जाएगा, जैसे ये चार्ज हो जाएगा, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी गायब हो जाएगा। ये करंट टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये करंट कब बनता है, ओनली ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। आप लोग भी बैठे हुए, आज ऑफलाइन के भी बच्चे बहुत सारे बैठे हुए, आप लोग भी जवाब दे सकते हो। ये कब बनता है बच्चे, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज होता है उसी दौरान ये बनता है। ये कोई फ्लोइंग करंट नहीं है जो सर्किट में फ्लो करेगा। और जैसे ही चार्जिंग बंद, ये करंट खत्म, डिस्प्लेसमेंट करंट खत्म। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से रखना। इसका फॉर्मूला बताया गया, फॉर्मूला एप्सिलम नॉट। आप जानते हो एप्सिलम नॉट का मतलब होता है क्या, परमिटिविटी, और डी फाई बाई डी टी। फाई में भी मैंने नीचे ई लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि फ्लक्स में भी दो टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। हम कौन सा फ्लक्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा, यही फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो दो तीन पॉइंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट फॉर्म, तो क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, during the charging between the plates of capacitor it form. It is not permanent current, it is just temporary current. जब तक चार्जिंग चलेगा तब तक ये करंट बनेगा। इसका फॉर्मूला भी एकदम रट जाओ, पेपर में ही सब आएगा। एप्सिलम नॉट जानते हो, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स के नीचे भी ई लिखा, क्योंकि फ्लक्स में भी कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा हूं या मैग्नेटिक। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर आप अच्छे हो, होशियार हो, वो तो हो ही आप लोग। हमने पढ़ाया था आपको, बहुत पहले की बात है, जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एवरीबॉडी नोज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए। अब बोलोगे सर, और E को हम ध्यान से देखेंगे, और E को लिख सकते हैं दो प्लेट के बीच में जो E होता है, वो बोलोगे सर सिग्मा बाय एप्सिलम नॉट। हाँ भैया, E का मैंने पढ़ाया था, अब याद करो गॉस थ्योरम वाला एप्लीकेशन। दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट, और इनटू क्या हो गया, एरिया। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा और मैं इसको सही करना चाहता हूं, कर देता हूं मैं। सिग्मा का मतलब जानते हो, चार्ज अपॉन एरिया। बोलोगे हाँ सर, सिग्मा को खोल दिया आपने, चार्ज अपॉन एरिया, और इंटू एप्सिलम नॉट, और पहले से भी ऊपर क्या है, एरिया। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही।
कट गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या लिखें, जब इतना आपने लिख दिया है तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे यस सर। और जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या लिखा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोलोगे सर क्या बोलोगे कि डी अब देखते जाओ, पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या बन चुका है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद रिस्पेक्ट टू dt हो गया, बस खत्म। होशियार हो, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बन गया ये बेटा, dq बाय, और dq बाय dt तो वो करंट होता है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, यानी कि dq बाय dt ये करंट आ गया। कौन सा करंट आ गया, डीसी, जो बैटरी से निकला था। तो इससे एक और चीज निकल के आ गई, इससे एक और चीज क्या निकल के आ गई कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और फ्लोइंग करंट जो बैटरी से निकला है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। ये भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ये जो बनता है, कौन बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कब बनता है, बिटवीन द प्लेट्स। कहां बनता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कब बनता है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और वैल्यू वाइज ये उतना ही होता है जितना फ्लोइंग करंट। मैंने प्रूव तो कर दिया आपके सामने कि डिस्प्लेसमेंट करंट और फ्लोइंग करंट वही है ना, डीसी जो निकल रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। एमसीक्यू आया, फट से टिक करना है, एक नंबर ले लेना है अगर एमसीक्यू में आ गया तो ये जो आपने पढ़ा आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कब बनता है, फिर से सुन लो, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या होता है, फिर से सुन लो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को खोल दो ई को खोल दो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को खोल दो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कैंसिल, तो फ्लक्स को Q बाय एप्सिलॉन नॉट रख दो। यहां जैसे रखोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया, dQ बाय dt, ये तो वही करंट आ गया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्लोइंग करंट। इससे पता चला कि जो मैग्नीट्यूड होगा इस डिस्प्लेसमेंट करंट का वो डीसी जो भी फ्लो कर रहा है उसके बराबर ही होगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आराम से एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, आज इसको हम फिनिश करेंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। चैप्टर नहीं है, आधे घंटे में खत्म कर देंगे पूरी, आधे घंटे बस, हाफ एन आवर, लंबी वीडियो नहीं बनेगी इसकी। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है जरा सुनो। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अब सुनना मेरी बात को सब लोग ध्यान से। जितने भी इक्वेशंस हैं फिजिक्स में, यानी जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग भी देखिए, ऑफलाइन वाले बच्चे भी सब देख रहे हैं, जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेटेड टू, एक जगह लिख दिया उन्होंने, सारी सीरीज बना दी, इनका नाम रख दिया उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन। तो अगर मैक्सवेल इक्वेशन लिखने को आए तो आपको चारों लॉ लिख देना है, चारों फॉर्मूले लिख देने हैं। सबसे पहला मैं कैसे लिखूंगा, अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला है, आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको पढ़ाया था कि गॉस लॉ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये फर्स्ट चैप्टर की बात है, याद है। E डॉट ds और अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक सो याद होगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। चलो सेकेंड लॉ, गॉस लॉ, अगेन लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, अब हम कौन से फील्ड में पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 5 में, थोड़ा बहुत तो याद होगा, कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज व्हाट, डाइपोल। मैग्नेट हमेशा डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो वहां मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, B डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0, बिकॉज डाइपोल के कोई भी फ्लक्स नहीं होता। डाइपोल बंद करोगे तो दोनों पोल बंद हो जाएंगे, जितने लाइंस आएंगे उतने ही निकल जाएंगे। थर्ड हमने पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं याद है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये लॉ किससे रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लॉ किससे रिलेटेड था, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो देखो आप बेटा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
ये लॉ क्या बताता था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कि बी डॉट डी एल, इनका कहना था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में पूरा क्लोज लूप याद करना, जाके देखना चैप्टर नंबर 4, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। लेकिन अब उन्होंने आई के साथ एक नया करंट आया है तो उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया, तो मॉडिफाई कर दिया, आई के साथ एक और करंट क्या जोड़ दिया लॉ में, आईडी। आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ये लॉ किससे रिलेटेड था, पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ये लॉ किससे रिलेटेड था बेटा, दैट वाज द लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज द लॉ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द लॉ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। वो सरफेस के लिए था, ये लेंथ यानी लूप के अंदर का था। फोर्थ लॉ आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। फोर्थ लॉ है फैराडेज लॉ। देखो ध्यान से, फैराडे ने क्या दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझने की कोशिश करो, इन्होंने बताया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने बताया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स लिया उन्होंने, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना था। ये पढ़ना था चैप्टर नंबर 1 में, ये पढ़ना था चैप्टर नंबर 5 में। आपको याद होगा चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 4। लेकिन ये एक नया लॉ है, आपको मैं बता दूं मैक्सवेल इक्वेशन में ये लॉ फर्स्ट वाला जो लिखा है मैंने और सेकंड लॉ ये सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस के लिए है, और थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ देखो लेंथ के लिए। लेंथ का मतलब लूप के लिए है, बंद लूप के अंदर देखा जाता है। फर्स्ट लॉ और फोर्थ लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। यानी 4 लॉ जो हमने लिखे हैं एक जगह, इसी को कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और 2 मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, 2 क्लोज सरफेस के लिए है, 2 क्लोज लूप के लिए। पेपर में आया मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, तुरंत 1 सेकंड के अंदर धड़ाक से लिख देना है, चारों पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने दिख रहा होगा ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं ईएम वेव। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ईएम वेव, इसको हटा देता हूं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम आ रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये पढ़ा दिया, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या कहा गया, इट इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड ऑसिलेटरी चार्ज विच विल प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एमसीक्यू में आता है कि भाई व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ ईएम वेव, ये आएगा पेपर में। ऑरिजिन ऑफ ईएम वेव क्या है, सबसे पहले तो मैं पहले एमसीक्यू करा दूं। ऑरिजिन ऑफ ईएम वेव, देखो ऑरिजिन ऑफ ईएम वेव, अगर कोई आपसे पूछे तो बोल देना उसको कौन है, ऑसिलेटिंग चार्ज। मैं बताता हूं कैसे। जब एक चार्ज ऑसिलेट करेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना, जब एक चार्ज ऑसिलेट करेगा बेटा ध्यान से सुनो, तो चार्ज से ही बनता है करंट और करंट से ही बनता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कौन सी फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में आ गया तो क्या बना दिया उसने, करंट, और करंट आ गया तो क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मेन जड़ ये है, दिस इज द रूट ऑफ ईएम वेव। कैसे, ऑसिलेटिंग चार्ज। होता क्या है कि जब चार्ज ऑसिलेट करता है, ध्यान से सुनना, तो उससे क्या होता है बेटा, जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट करती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अरे भाई इसमें कुछ सोचना है क्या, ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या सोचना है। चार्जेस तो, चार्ज से ही तो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन द चार्ज विल ऑसिलेट इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो ऑसिलेट। और आपको पता है चार्ज से फिर करंट भी आया होगा, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक। तो क्या कहा साइंटिस्ट ने
कि अगर किसी भी रीजन में, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टफ टॉपिक है, अगर किसी भी रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कंडीशन याद रखना, दोनों की मौजूदगी हो, पॉइंट नंबर 1 दोनों प्रेजेंट हो, पॉइंट नंबर 2 दोनों ऑसिलेटिंग हो, पॉइंट नंबर 3 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग हो। 3 शर्त मैंने बता दी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? दोनों फील्ड क्या होने चाहिए? ऑसिलेटिंग। कंडीशन नंबर 2, बोथ ऑसिलेटिंग फील्ड should be in what? Yes, perpendicular direction to each other। दूसरी शर्त, ध्यान से देखना, पहली बात दोनों फील्ड होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करना चाहिए। तो जब ये सब हो जाता है, देन ध्यान से सुनना, देन जब ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाता है, क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? देयर शुड बी वन फील्ड और बोथ फील्ड, बोथ फील्ड। कंडीशन नंबर 2, बोथ फील्ड शुड बी ऑसिलेटिंग। कंडीशन नंबर 3, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, देन in the perpendicular direction to both field, EM वेव फॉर्म, एक वेव बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? EM वेव। तो अभी समझा रहा हूं मैं, इट शोज ट्रांसवर्स नेचर। देखो ये 11th में पढ़ना था, आप शायद भूल गए हो। ट्रांसवर्स नेचर किसे कहते हैं? वेव हमेशा बनता है किसी ना किसी के ऑसिलेशन से। जैसे एग्जांपल बताता हूं, साउंड वेव कैसे बनता है पता है आपको? 11th क्लास से पढ़ा होगा, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ऑसिलेशन से। और साउंड वेव का नेचर, 2 तरह के वेव होते हैं, सुनो ध्यान से, नेचर वाइज, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। मान लो ये इसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है, फिर से देख लो, ये मेरा हाथ फिंगर है, ये ऑसिलेट कर रहा है तो वेव बन रहा है। देखो ये फिंगर ऑसिलेटिंग पार्टिकल है जिसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है, और ये मेरा हाथ जो है वो वेव है। अब आप देखो, मेरा फिंगर और ये हाथ दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल और वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो इस नेचर को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब देखना, मेरा हाथ देखना ध्यान से, ये देखो ऑसिलेशन जो हो रहा है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का, वो वाई एक्सिस में हो रहा है, देखो, और मेरा हाथ धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है? देखो आप, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, यानी कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स जिसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है, और जो वेव बना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसे नेचर को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, क्या होगा? फिर से सुनो, क्या होगा? ट्रांसवर्स। क्यों ट्रांसवर्स होगा जरा सुन लो ध्यान से। सबसे बड़ी बात, ये बनता है किसके ऑसिलेशन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? और मेन पॉइंट क्या है कि ये जो वेव बनेगा, EM वेव, इसका नेचर ट्रांसवर्स होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो वेव बनेगा, ये जो ट्रेवल करेगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। सबसे बड़ी बात, ये EM वेव बनता है कैसे? किसके ऑसिलेशन से बनता है? जल्दी बताओ। बोलोगे सर ये बनता है किसके ऑसिलेशन से? किसके ऑसिलेशन से? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो बनता है, ये इन दोनों के भी परपेंडिकुलर चलता है। तो वेव बनता है किसी ना किसी के ऑसिलेशन से, और बनने के बाद उनके भी परपेंडिकुलर चलने लगे, तो ऐसे नेचर को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ये सब याद रखिए। और इसका मेन जड़ कौन है? ओरिजिन कौन है? ओरिजिन ऑसिलेटिंग चार्ज। ये है पूरी कहानी EM वेव की बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट ये कहानी जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये है EM वेव की कहानी। इसी में से MCQ आएगा, फटाफट ट्रिक कर देना है पेपर में। अब मैं आपको बताऊंगा, जब आपने ये पढ़ लिया है तो अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब बोलोगे सर, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
हमने सारी कहानी को ढंग से समझा दूं। देखो मैंने 3D में दिखा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ना। इस डायरेक्शन में मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस को फॉलो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस को फॉलो कर रहा है। सोचने वाली बात है। और मैंने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है। और मैंने क्या कहा बेटा, मैंने यही कहा ना, उतनी देर से मैं यही बोल रहा हूं ना, आप समझ नहीं पा रहे तो अलग बात है कि ये बनता है किसके ऑसिलेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कोई भी चीज जब ऑसिलेट करती है तो आप बहुत समझदार हो, क्लास 11th में पढ़ना था, उसका ग्राफ हमेशा साइन और कॉस का बनता है, ये फिक्स है। कोई भी चीज, हम आप, फोर्स, मोमेंटम, दुनिया की कोई भी चीज ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेट का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो या साइन का बनेगा या कॉस का बनेगा। तो मैं दोनों का ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे कौन कौन सी चीज ऑसिलेट कर रही है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दो ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ध्यान से देखना, और एक ग्राफ यहां से ले गए, ये बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये जो हमने ग्राफ बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड, देखने वाली बात है, अभी मैं समझा देता हूं। अभी 2 मिनट में एकदम क्लियर कर दूंगा, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। अब आप खुद से देखो, अब आप देखो, सोच के जवाब देना। जो व्हाइट वाला कर्व है, व्हाइट, जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, व्हाइट कलर से, वो भी साइन का कर्व है, और जो ब्लैक कलर से बनाया है वो भी साइन का कर्व है। व्हाइट कलर का जो मैंने कर्व बनाया है, इसके अंदर मैंने खड़ी लाइन बनाई है। खड़ी लाइन का मतलब वाई एक्सिस वाला शो किया है, तो इसका मतलब ये जो हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो कर्व मैंने ब्लैक से बनाया है, जरा उसको ध्यान से देखो, ब्लैक के अंदर मैंने लाइन टेढ़ी टेढ़ी बना दी है। तो टेढ़ी लाइन का मतलब कौन सा एक्सिस शो किया है, जेड। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक कलर का है, ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। भाई बात का जवाब दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कौन से डायरेक्शन में शो किया है, वाई। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में शो, जेड। ऑब्वियसली दोनों ऑसिलेटिंग है, तो दोनों का कर्व कैसे बनाएंगे, साइन में। दोनों का साइन में बना दिया बेटा, और क्या साइन में बना दिया, कौन मना करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में है, वाई, तो उसके अंदर वाई वाली लाइन खींच देंगे, वाई का मतलब खड़ी लाइन दिखा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड कौन से लाइन में है, जेड, तो उसके अंदर टेढ़ी लाइन दिखा देंगे। दोनों फील्ड का वेरिएशन हो गया। जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है, ये है किस एक्सिस पे, y, ये है z, इनके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ईएम वेव बनना, ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। जो मैंने कहा था वही बात आ गई। अभी तो ट्रांसवर्स नेचर यही तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, उनके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हमारी पूरी कहानी का ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम था। ईएम वेव कैसे बनता है, क्या होता है, लिख के ये डायग्राम बना दो, पूरे के पूरे नंबर आ जाए, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, पर आएंगे पूरे नंबर, फुल भर भर के आएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएम वेव। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव का कॉन्सेप्ट। अब हम जब ईएम वेव पढ़ा चुके हैं, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से देखते रहिए, बहुत छोटी, 10 से 15 मिनट की क्लास और है और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज आता है पेपर में बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी यह है कि ईएम वेव चार्जलेस होता है, मासलेस होता है। पहली बात तो ये हो गई बेटा। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको चार्ज वार्ज नहीं होता, इसका कोई अपना मास वास नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी लिखा है मैंने साफ, ये चार्जलेस होता है और मासलेस होता है। यानी कि अगर वो वेव ट्रेवल कर रहा है तो आसपास कोई भी उसके फील्ड आ जाए। क्या क्या फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई भी इसको अपने रास्ते से हिला नहीं सकता। यानी कह सकते हैं कि हमेशा ये अनडिफ्लेक्टेड होती है। क्या होती है बेटा, इसको कोई भी अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं करा सकता। कौन कराएगा, ना इसके पास चार्ज है, ना इसके पास मास है, कोई तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ध्यान से सुनना, साफ लिखा है मैंने बेटा, ध्यान से सुनिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईएम वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तो ऑसिलेटिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है। और हाँ, तो जिस फ्रीक्वेंसी से, F फॉर फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट का मतलब एक ऑसिलेशन कब होता है मैं बताऊं, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम,
मैक्सिमम मिनिमम। अगर ये वेरिएशन हो गया किसी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या, तो समझोगे ये एक ऑसिलेशन है। अब 1 सेकंड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कहानी 100 बार हो रही है, तो 1 सेकंड में यही कहानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 100 बार होगी, ये कहना चाह रहा हूं। यानी जो जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, उसी फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। तब प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैं बता दूं, हम ना सी अगर लिखेंगे ना सी, तो सी का मतलब होता है स्पीड। जो वेव चलेगा तो स्पीड होगी ना बेटा, स्पीड ऑफ ईएम वेव। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ ईएम वेव। ध्यान से देखना क्या कहा गया, ध्यान से सुनो प्लीज। जब कोई भी ईएम वेव अपने मीडियम को चेंज करता है, वेव चलेगा तो हो सकता है कोई मीडियम, अभी कुछ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ भी आ सकता है। अगर ये वेव ट्रेवल करता है और मीडियम चेंज करता है, तो सुन लो ध्यान से, जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं रहती, होती ही नहीं है। लेकिन स्पीड यानी सी, वेवलेंथ लैम्डा, ये क्या होती है, इस वेव की चेंज हो जाती है। जब वेव है तो वेवलेंथ भी होगा, याद रखना। ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा कि जब ये वेव ट्रेवल करता है और रास्ते में मीडियम बदल गया, अभी रेयर मीडियम था डेंसर में चला गया, मीडियम बदल गया, डेंसर में था रेयर में चला गया, लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में चला गया, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगी। सारी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं बेटा, सारी की सारी प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा कि, हाँ सुनो ध्यान से, सारी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखिए कि इस वेव की जो स्पीड होती है, इसका 2 फॉर्मूला निकालने का है। या तो ई नॉट बाय बी नॉट कर लो, मतलब आपको मैं बताता हूं ई नॉट और बी नॉट क्या है, जरा सुनो। ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी नॉट का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को याद रखना। अगर आपको स्पीड निकालनी है इस वेव की, कौन सी वेव की, ईएम वेव की, ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर। तो ये क्या कहा गया बेटा कि जब कोई चीज ऑसिलेट करता है, आपको ये बात कैसे बताऊं, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ना मैक्सिमम, इसी को कहते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब है जब कोई चीज ऑसिलेट करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ई नॉट का मतलब मैक्सिमम ईएफआई। लोग इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं मैक्सिमम को। तो ये ई नॉट और बी नॉट, एक तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना, स्पीड निकालने का 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलम नॉट। आपको मैं पढ़ा चुका हूं सब। एप्सिलम नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी, म्यू नॉट होती है मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपके पास दोनों तरीके हैं स्पीड निकालने के, एक ये भी मेथड है और एक ये भी मेथड है। दोनों फॉर्मूले से स्पीड निकाला जाता है, किसका किसका, ईएम वेव का। और जब स्पीड निकाला गया तो इसकी फिक्स वैल्यू आती है रखने के बाद, वो कोई बदल नहीं सकता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब चीजें कहां आती हैं, ये सब चीजें कहां एक्सपेरिमेंट किया गया, वैक्यूम में। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी नहीं भूलना। ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मैं ईएम वेव की, बहुत सारी प्रॉपर्टी बता दी। ट्रांसवर्स नेचर होता है, मासलेस चार्जलेस होता है, अनडिफ्लेक्टेड होता है, मीडियम बदल दे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, स्पीड वेवलेंथ बदल जाता है। स्पीड निकालने के दोनों फॉर्मूले हैं, जिससे मन करो निकालो, एक ही आंसर आएगा। ई नॉट का मतलब कोई चीज जब वेरी करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ऑसिलेट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी नॉट हो जाता। उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं वो सुनो। इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं। बोलोगे सर हमने बचपन से पढ़ा है, जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन वो कब पढ़ते थे, जब वो मास हो। वो मोमेंटम होता है मास वाले के लिए, लेकिन वेव तो मासलेस होता है, इसलिए इसका मोमेंटम वो सब नहीं होगा, भूल जाओ। इसके मोमेंटम निकालने का एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं, U/C। U/C, U फॉर एनर्जी, यस, एनर्जी ऑफ वेव, U फॉर एनर्जी ऑफ वेव, और C तो समझ ही गए, स्पीड। इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये फॉर्मूला मोमेंटम का है, इसको आप नहीं भूलिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम ऑफ द वेव। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं बेटा, अब यहां पर ध्यान से देखते हैं।
फिर मैंने बता ही दिया ये सब। अब देखो कोई जगह बना दो ताकि इसी पेज पे सब आपको दिख जाए। तो ये जो आपने देखा ये किसका फॉर्मूला था, मोमेंटम का। अब देखो एनर्जी ऑफ वेव मोमेंटम बता दिया मैंने। अब यहां पर सुनो ध्यान से, अब यहां पर हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है, यहां आई का मतलब आई फॉर इंटेंसिटी है, आई फॉर इंटेंसिटी है। ध्यान से देखना, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, वेव है क्या, वेव क्या है, एनर्जी है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है वेव की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है, सुनो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। वो ध्यान से सुनना, ये वेव क्या है, ये जो ईएम वेव पढ़ा रहे हैं क्या है, एनर्जी है। वेव क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो एनर्जी जो किसी सरफेस पे हमेशा फॉल करती है, गिरती है, तो जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम जितनी फॉल करेगी, जितनी सरफेस पे गिरेगी, वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना होता है एनर्जी इनटू स्पीड। एनर्जी बाय स्पीड मोमेंटम होता है इस वेव का, और एनर्जी इनटू स्पीड जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी। उसके बाद ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्या है, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। अब हम अगले पॉइंट में आ रहे हैं, एनर्जी ऑफ ईएम वेव डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं समझाता हूं जरा क्या है। मान लो ईएम वेव के पास, वेव क्या है, एनर्जी है। ईएम वेव के पास एनर्जी मान लो 100 जूल है, एक एग्जांपल 100 जूल एनर्जी है। तो 100 जूल में से 50 जूल जो होगी वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, और 50 जूल जो होगी वो मैग्नेटिक फॉर्म में होगी, क्योंकि दोनों फील्ड के रहने से ही बनता है, याद रखना। तो ये बताया गया जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है उतनी ही एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, मैग्नेटिक फॉर्म में। ये भी याद रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एनर्जी हमेशा सेम होती है, एनर्जी कभी आगे पीछे नहीं होती। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है बच्चे, उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। इसको कभी नहीं भूलना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है ईएम वेव की, ईएम वेव की, याद रखना। अब नेक्स्ट, जब आपने ये कर लिया है तो अब प्रॉपर्टी के बाद एक सवाल आता है, बस एक ही क्वेश्चन हम कराएंगे, और वो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। इसके बाद खत्म हो चुका है, बस एक टेबल समझाना है और ये चैप्टर खत्म, फिनिश। एक क्वेश्चन कराते हैं, 5 से 7 मिनट की वीडियो आ रहे, ध्यान से देखते रहो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हिट सवाल, वेरी हिट, इंपॉर्टेंट। हर वेव का अपना इक्वेशन होता है, सुनो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, ये बहुत काम आता है सब। कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो, दुनिया का कोई भी वेव हो, मैं बता देता हूं कैसे इक्वेशन लिखते हैं, सुनो कान खोल के। वेव हमेशा बनता है किसी ना किसी के ऑसिलेशन से। साउंड वेव कैसे बनता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ऑसिलेशन से, क्लास 11th। ईएम वेव कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से। तो ये ट्रिक बता देता हूं, पूरे जीवन मत भूलना इस ट्रिक को। वेव जिसके ऑसिलेशन से बनता है, जिस चीज के ऑसिलेशन से, तो उसी का इक्वेशन लिखा जाता है। तो यहां पे किसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का इक्वेशन कैसे लिखने का तरीका फिक्स है, रटा रटाया फॉर्मूला है। सबसे पहले आगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइन या कॉस जो लेना है, और ये के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या E इजिकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन, इसको पहले भी ला सकते हैं, ओमेगा टी प्लस माइनस के। ई फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ई नॉट क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड का लिखना है, अच्छा ये साइन के अलावा हम कॉस में भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, कॉस में भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। साइन में रखो, क्योंकि हमने ग्राफ किसका बनाया था, साइन का बनाया था ना, तो साइन में छोड़ो, कॉस छोड़ो। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसी तरह से बोलो जल्दी, बी नॉट साइन एक्स। अच्छा मैंने कॉस क्यों मना कर दिया, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया था वो किसका था, साइन, तो साइन को ही फॉलो कर रहे हैं। या बी इजिकल टू बेटा बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब मैं आपको बताता हूं, यहां ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी,
अब ये टी क्या है मैं जरा समझा दूं, ये टी क्या है, ये टी क्या है। सुनो, ये तो वो टाइम है, ये तो वो टाइम है जिस टाइम आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देख रहे हो जो वेरी कर रहा है। और इसमें जो टाइम आया है, ये जो टी होता है, ये होता है टाइम पीरियड। यानी इसका मतलब होता है दैट इज टाइम फॉर वन, इसका मतलब समझो, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। किसका ऑसिलेशन भाई, किसका? अरे किसका ऑसिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लो अच्छे से। और इसमें जो के देख रहे हो, के, ये जो के देख रहे हो बेटा, इसके बारे में बता दूं। ओमेगा कैसे खोलेंगे बता दिया मैंने, ओमेगा के बारे में बता दिया, ओमेगा कैसे खोलेंगे। के बारे में बता दे। के को कहते हैं वेव नंबर, के को कहते हैं वेव नंबर। और के निकालने का फॉर्मूला भी याद रखना, 2 पाई बाय लैम्डा। अब लैम्डा समझदार हो, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। सारे की सारी बातों को आपको याद रखना है। कोई भी वेव, दुनिया में कोई भी वेव का इक्वेशन लिखना है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो मेरे ऑसिलेशन से वेव बन रहा है, मेरे ऑसिलेशन से मैं ऑसिलेट कर रहा हूं तो वेव बन रहा है, तो आप इक्वेशन किसका लिखोगे? वेव का क्या मतलब? मेरा लिखोगे। वेव का इक्वेशन का मतलब जिसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है उसका इक्वेशन लिखाता है, ठीक है। तो किसके ऑसिलेशन से वेव बन रहा है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएम वेव का अगर इक्वेशन लिखना है तो इसका मतलब यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना है तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन का तरीका? सबसे आगे मैक्सिमम लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये वैल्यू फिक्स चिपका ही रहेगा। के का मतलब वेव नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, याद रखना बेटा। ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय टी, दो टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। स्मॉल टी तो वो वैल्यू है जिस टाइम हम वैल्यू लिख रहे हैं, जो वेरिएबल वैल्यू है। और कैपिटल टी का मतलब होता है पूरे एक मैंने ग्राफ बनाया था ना, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो ये पूरे एक ऑसिलेशन का टाइम है, वो है कैपिटल टी। इसको कहते हैं वेव का इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ वेव। ध्यान से देखना, अच्छे से देखो, इसी को कहते हैं वेव का इक्वेशन। इसी पे 1-2 मिनट में सवाल कराएंगे, बस एंड करेंगे ये क्वेश्चन। ध्यान, इसी पे सवाल हम कराने जा रहे हैं और पेपर में आता ही आता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखो, इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बहुत सारी बताई, प्रॉपर्टी आपको याद हो गया होगा। ट्रांसवर्स नेचर होता है, मासलेस चार्जलेस होता है, ये अनडिफ्लेक्टेड होता है, इसकी स्पीड मैंने बता दी, फ्रीक्वेंसी दोनों के ऑसिलेशन का सेम होता है, और जो एनर्जी होती है वेव की वो दोनों फॉर्म में होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी पाई जाएगी उतनी ही मैग्नेटिक फॉर्म में पाई जाएगी। जब आपने इतना देख लिया है बेटा, तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अच्छा सवाल कराएंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने वेव का इक्वेशन दे रखा है, ध्यान से देखो। वेव का इक्वेशन लिखा है, इफ Ex is equal to 5 sin 300x minus 5t वोल्ट पर मीटर। क्योंकि E का मतलब यह इक्वेशन किसका है? E का मतलब समझदार हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है। और किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है? x। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, फर्स्ट चैप्टर, या वोल्ट पर मीटर, बस। और क्या? उसके बाद क्या लिखा है बेटा कि जो वेव जो है ट्रेवल कर रहा है, इसके बारे में लिखा है कि वेव ट्रेवल कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। देखो वेव के बारे में क्या जानकारी दे दिया उसने, वेव किधर को जा रहा है? वाई एक्सिस में। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उसके बाद पूछा क्या है, अब आप वेवलेंथ बताइए, टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, और जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों फील्ड ऑसिलेट करेगा तब तो ये वेव बनेगा, तो उसका इक्वेशन लिखिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल कराने जा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। इक्वेशन लिखा है, लिख दूं, Ex इज इक्वल टू 5 sin 300x माइनस 5t। ओके, चलो इक्वेशन होता क्या है, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो उसे लगेगा कि कितना आसान सवाल आया है, एकदम हलवा आया है, राइट। अब कर देगा वो बच्चा कंपेयर फटाफट जल्दी। ई नॉट का यहां पे बोलेगा सर 5 है सर, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सर 5 न्यूटन पर कूलम लिखो या वोल्ट पर मीटर, जो मर्जी करे लिख दो। सर मैंने बोला हाँ भाई मिल गया सर। देखो के की जगह पे क्या दिख रहा है 300,
अरे सर वेव नंबर भी तो मिल गया सर, कितना मिल गया सर 300, और k का मतलब क्या मैंने पढ़ाया था भूल गए, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया सर 300। मैंने कहा अच्छा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया सर 6.28 अपॉन 300 मीटर। बोलोगे ये कैसे हो गया, पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14, तो 2 इंटू 3.14 6.28। अरे सर लैम्डा भी आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पे क्या आ रहा है 5। बोलोगे सर ओमेगा भी तो हमें मिल गया सर 5। फिर बोलोगे सर आपने पढ़ाया था कुछ देर पहले सर, ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ाया था आपने। मैंने कहा क्या पढ़ाया था भाई, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 5। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे 2 पाई बाई 5। पाई की वैल्यू लिखना चाहते हो रख दो, 6.28 हो जाएगा 3.14 अपॉन 5। लो जी लो, टाइम पीरियड भी आ गया। फिर किसी ने कहा सर फ्रीक्वेंसी भी बता ही दो, चलो बता देते हैं। सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इसको पलट दो, पलट दोगे तो कितना आ गया बेटा 5 अपॉन 6.28 पर सेकेंड। सब तो बता दिया यार, क्या बचता है, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, सब तो बता ही दिया। अब बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, यही आएगा पेपर में, यही सब आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखने को बोलेगा, क्योंकि दोनों के वेरिएशन से ही तो बनता है ये ईएम वेव। अगर मैग्नेटिक फील्ड का दे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, एक का देगा एक का पूछेगा। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे और वो बहुत जरूरी है ब्रेन लगाना। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, साफ लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, ओके, और जो वेव बन रहा है वो किधर बन रहा है, अच्छा वेव y में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली z में ही होगा। सब तो पिछले, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, ये डिसाइड हो गया कि वो z एक्सिस में होगा। यानी अब जब आप लिखने जाओगे तो b के नीचे z लगाओगे सर, b के नीचे z लगाओगे सर। चलो अब बोलोगे सर e का इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे b का लिखना है, तो मुझे b के लिए लिखना है, तो अगर मैं b का लिखूंगा तो मुझे b नॉट चाहिए। e में क्या चलता है, तो बी में क्या चलेगा, तो बी नॉट निकालो ना भाई। अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, स्पीड ऑफ वेव बराबर एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ई नॉट बाई बी नॉट। आप भूल गए, स्पीड ऑफ ईएम वेव निकालने का ये फॉर्मूला होता था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम। तो यहां से बी नॉट निकल के आ जाएगा बेटा, आराम से पढ़ो, ई नॉट बाई सी, ई नॉट ई नॉट ई नॉट 5 और सी कितना 3 इंटू 10 द पावर 8। वेरी गुड। ऊपर जाकर बेटा करोगे 1.5 इंटू 10 द पावर करीब करीब 1.5 नहीं बोलेंगे, 1.5 तो नहीं बोलेंगे, 1.6 बोल देते हैं, राउंड ऑफ कर देना, या 1.7 बोल देते हैं यार, इंटू 10 का पावर -8। अब बी की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या लिखेंगे टेस्ला। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे, बी के नीचे क्या लगाएंगे z, आगे क्या लिखेंगे बी नॉट, बाकी सारा वही डाल दो, साइन 300 z, एक्स यहाँ पे z माइनस कितना 5t, और इसकी यूनिट क्या होगी टेस्ला। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, मैग्नेटिक। बी नॉट समझ ही गए हो, बी नॉट क्या है, समझ में आ गया होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का देता तो क्या पूछता, किसका इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां से क्या निकालते, ई नॉट निकाल देते। किधर एकदम यही सेम सवाल आता है बेटा, देख लेना आप, सिंगल क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। अब यहां पर अब मैंने सारा कुछ करा दिया है, अब मैं एक नई चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ बस ये आ गया बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक तो दिखाई आपको दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बीच में ला दूं, देखिएगा लास्ट टॉपिक है। जब हमने आपको इतना पढ़ा दिया तो अब आप देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक सीरीज बनाई गई, सीरीज, ये सीरीज याद रखना, ये काफी है इतना, इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसी चीज नहीं है, रटने वाली चीज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाया जाए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है, जरा सुनो। यहां पे मैंने वेव लिखा है, ये यहां पे वेव है, ये जितने देख रहे हो ये सब वेव हैं, ये जो टेबल है ये वेव का है, ये जो देख रहे हो टेबल ये फ्रीक्वेंसी का है, ये टेबल बेटा वेवलेंथ का है। ये कैसे बनता है ये वेव,
उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, और इसका मेन प्रॉपर्टी और यूज, बस इतना ही आना है सर, रट जाना। सबसे पहला वेव मैं पढ़ा रहा हूं रेडियो वेव। किसी ने पूछा रेडियो वेव क्या, सब ईएम वेव के पार्ट है। ईएम वेव तो एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे वेव आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव का याद रखना, फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 8, और वेवलेंथ मोर देन 0.1 मीटर से ज्यादा। बनता कैसे है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलते हैं या बहुत स्लो चलते हैं तब ये बनता है। इसे पहचानता कौन है, एरियल एंटीना जो लगा होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव का हम कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेजेस को भेजने के लिए, तो एरियल या एंटीना के थ्रू ही इसको डिटेक्ट किया जाता है। इसका मेन प्रॉपर्टी देखो, मैंने बोला था आ गया ना, कहां प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेशन सिस्टम में, चाहे वो रडार कम्युनिकेशन हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल होते हैं। आजकल जो हम मैसेज वगैरह भेजते हैं सब रेडियो वेव के थ्रू। सेकेंड वेव है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में का जो होता है बेटा, वो होता है 10 द पावर 9। फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ती जा रही है, वहां 8 पे छूटा था या 9 से शुरू हो गया, 10 द पावर 9 से 10 द पावर, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होता जाएगा, 0 और नीचे चला गया 0.1 मीटर से 1 mm तक। ये कहां बनता है, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व, ये मैग्नेटिक ट्यूब के अंदर बनता है, तो रटना पड़ेगा, मैग्नेटिक ट्यूब के अंदर। उसे कौन पहचानता है, डायोड। इसको पहचानने के लिए याद है सेमीकंडक्टर में डायोड होता था, वो पहचानता है, ठीक है। इसका भी यूज माइक्रोवेव का हम कहां लिखते हैं आपको बता दूं मैं, जैसे इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, माइक्रोवेव का मैं थोड़ा सा यूज बता, जैसे ओवन में खाना जो गर्म करते हैं वहां माइक्रोवेव का। और मैं बता दूं माइक्रोवेव का यूज कहां होता है, माइक्रोवेव का यूज देखो मैं बता देता हूं बेटा। एक तो होता है माइक्रोवेव का आप ओवन में करते हो जहां खाना वाना गर्म करते हैं, और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। एयरक्राफ्ट नेविगेशन, जब पायलट को मैसेज भेजा जाता है ना कि भैया तो प्लेन को ऐसे लेके ऐसे चल, तो ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो मैसेज माइक्रोवेव के थ्रू ही भेजते हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने से वो आर पार कर सकता है किसी भी चीज को। तो बादलों में घिरा हुआ है प्लेन, तो मैसेज को पहुंचाना है तो पेनिट्रेट करके ही जाना पड़ेगा। तो इस कारण एयरक्राफ्ट नेविगेशन में आता है पेपर में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो बोलोगे इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। उसके बाद इंफ्रारेड वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 10 द पावर 11 से 5 इंटू 10 द पावर 14, वेवलेंथ 1 mm से 700 nm नैनोमीटर में है। मिलीमीटर से शुरू हुआ और नैनोमीटर में चला गया, ध्यान रखना बहुत छोटा हो गया। वेरिएशन ऑफ एटम, ये कैसे बनता है, वाइब्रेशन, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ये कहां डिटेक्ट होता है, फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू। एक फिल्म होती है, थर्मोपाइल्स भी कहते हैं, या फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू। इसका कहां हम यूज करते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, या फोटोग्राफी में। आपने पढ़ा ना इंफ्रारेड वेव ही निकलते हैं फोटोग्राफी में, और आजकल जो टीवी के जो रिमोट आ रहे हैं उसमें भी तो यही इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड। तो ये भी याद रखना, इंफ्रारेड का एक नया यूज, जो टीवी के जो रिमोट्स होते हैं, टीवी रिमोट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो रिमोट होते हैं, उससे भी कौन सा वेव निकलता है, इंफ्रारेड वेव। ये सब रखने वाली चीज है। उसके बाद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट वो लाइट है जिससे हम देखते हैं चीजों को, अगर ये लाइट नहीं होती तो हम आसपास की चीजों को देख ही नहीं पाते, ये भी ईएम वेव का है। इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताऊं, जहां ये छूट रहा है वहां से ये बन रहा है। 4 इंटू 10 द पावर 14 से 7 इंटू 10 द पावर 14 तक, याद रखना, ये साफ लिखा है 4 इंटू 10 द पावर 4 इंटू 10 द पावर 14 से 7 इंटू 10 द पावर 14 तक। वेवलेंथ 700 nm से 400 nm। ये कैसे बनता है आपको बता दो, विजिबल लाइट जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, ये हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां ये बनता है, यानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में। कहां यूज करते हैं भैया, सबसे बड़ा यूज है तो देखने में, ह्यूमन आई, आंखें यूज करती है देखने के लिए, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म, इन सब जगह यूज होता है इसका। इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्टेड बाय स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन रेटिना। आंख कौन सी चीज डिटेक्ट करती है कि कहां विजिबल लाइट है, हमारे आंखों की रेटिना। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट का याद रखना बेटा 10 द पावर 16 फ्रीक्वेंसी, आप देख रहे हो बहुत बढ़ता जा रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लगातार। ओके, उसके बाद वेवलेंथ याद रखना, ये कहां बंद, कैसे ये प्रोडक्ट होता है, ये सब रटने वाली चीज है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, वैसे सेम से जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, वहां क्या था, हाई एनर्जी लेवल से लो। इसमें ऐसा नहीं हाई टू लो, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, इसमें हाई टू लो और लो टू हाई का कोई चक्कर नहीं है।
कैसे इसको पहचाना जाता है? बाय फोटो सेल्स और बाय फोटोग्राफिक फिल्म। इसका यूज कहां करते हैं? देखो, एब्जॉर्ब बाय ग्लास, अल्ट्रावायलेट रेज आप जानते हो ना, इसको क्या यूज होता है अल्ट्रावायलेट का बेटा? ग्लास इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कैन यूज टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, और इसके क्या होता है, ये हमारे स्किन में जो बोलते हैं ना हम कि भैया तेज धूप में मत, जो टैनिंग हो जाएगा स्किन में, तो वो सब किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रेज। एक्सरे, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी देखो और बढ़ गई, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा। एक्सरे देखो हमारे बॉडी के आर पार हो जाता है, तभी तो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे पेनिट्रेट करने की पावर भी उतनी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ 1 nm से 10⁻³ nm, ये 10⁻³ है, 10⁻³ तक जा रहा है, याद रखना। कहां बनता है? एक्सरे ट्यूब में या इनर शेल में। इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे ट्यूब में बनता है या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। आपको पता है ये कहां? फोटोग्राफिक फिल्म या आयोनाइजेशन चेंबर में बनते हैं। यूज क्या बताऊं मैं? पेनिट्रेट रेडियोग्राफी में, आयोनाइज गैसेस में, फ्लूरेंस में, फोटोलिटिक एमिशन फ्रॉम मेटल्स में, सिमिलर टू एक्सरेज जितने होते हैं, एक्सरे जो हमारा फ्रैक्चर वगैरह होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, ये सब होता है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना। और अल्ट्रावायलेट का एक और मुझे याद आ रहा है, अल्ट्रावायलेट शायद हम यहां भी यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में। अल्ट्रावायलेट को, जो वाटर को आपने देखा है ना आजकल लिखा होता है वो प्यूरिफायर पे यूवी रेज, तो अल्ट्रावायलेट का ये भी पेपर में आता है। जो जो नहीं है वो मैं मेंशन कर रहा हूं। इंफ्रारेड का एक नया यूज बताया टीवी के रिमोट में, माइक्रोवेव का एक नया यूज बताया ओवन के अलावा कहां? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, और अल्ट्रावायलेट का ये भी बताता हूं वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफिकेशन में यहां भी यूज करते हैं। गामा रेज, गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है 10⁻18 से 10⁻12 22। वेवलेंथ बहुत कम, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी, लेस देन 10⁻³ nm, वो -3 nm तक था और ये उससे भी कम होता है। ये कहां बनता है गामा रेज? बस एक जगह बनता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अल्फा बीटा गामा कहां से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव। और इसका सबसे बड़ा यूज है गामा रेज का, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा यूज है कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो केमोथेरेपी करते हैं ना, उसमें गामा रेज ही का इस्तेमाल होता है। वही गामा रेज हमारे बॉडी के अंदर जाकर कैंसर के सेल को बर्न करते हैं, जला देते हैं। या आजकल जितने भी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स हो जाते हैं, ट्यूमर को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, खत्म करने के लिए गामा रेज को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो मैं आपको बहुत ज्यादा, इसमें क्यों कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये आपको याद रखना है। टेबल आपके लिए इतना काफी है, ये आपको याद रखना है। अब बच्चे, हमने आज एक थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने सारा का सारा टॉपिक पढ़ा दिया आज, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया बच्चे, और वीडियो में जो देखेंगे उन्हें भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।